हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि आज से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे बीपीएससी 4.0 के लिए, और ये जो क्लास है सभी लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसे 1 to 5 पीआरटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक क्लास हो जाता है। हम लोग आज के बाद जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक से प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। पहली प्राथमिकता हमारा ये होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा लास्ट बार है और इसमें हमारा जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो ये होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग एक बार कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से अपने टॉपिक को जो सिलेबस में है उसको पढ़ने का, बहुत ज़रूरी है ना। चलिए तो हम लोग प्रारंभ करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम लोगों ने पहला क्लास में सिर्फ टॉपिक देखा था कि हमें किन किन टॉपिक पे फोकस करना चाहिए और प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। पहली बात, जब हमें ये समझ में आ जाता है कि हमें राष्ट्रीय आंदोलन में ये सारे टॉपिक पढ़ना है, तब क्लियर हो जाता है, सब चीज़ें साफ नज़र आने लगता है कि अब हमें यहाँ से ही पढ़ना है। चाहे कहीं भी पढ़िए, बैठ के पढ़िए। सेल्फ स्टडी तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ स्टडी करना ही पड़ेगा। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सरल बनाने के लिए इसको 3 भागों में बांटा गया। पहले इसको देखिए, 3 भागों में बांटा गया, जो 1885 से लेकर के 1905 के काल को हम लोग उदारवादी चरण कहते हैं। उदारवादी चरण, चीज़ों को समझते चलिए। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, लिखते चल सकते हैं। और दूसरा जो चरण है 1905 से लेकर के 1919 तक, 1919 तक के काल को हम लोग उग्रवादी चरण कहते हैं, उग्रवादी चरण कहा जाता है। और तीसरा एज जो है हमारा 1919 से लेकर के 1947 या 48 कह सकते हैं। इस काल को हम लोग गांधी युग के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग गांधी चरण के नाम से जानते हैं। यानी कि 3 चरण में हम लोगों ने बांट करके इसको हम लोग पढ़ेंगे। पहला चरण हो जाएगा 1885 से लेकर के 1905 के काल को हम लोग उदारवादी चरण कहते हैं, और दूसरा 1905 से लेकर के 1919 के काल को हम लोग उग्रवादी चरण कहते हैं, और तीसरा हो जाएगा 1919 से लेकर के 1947 या 48 के कालखंडों को हम लोग गांधी चरण के नाम से जानते हैं। अब हमें पढ़ना है प्रथम, यानी कि उदारवादी चरण में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कांग्रेस। हम लोग यहाँ पे कांग्रेस देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हमेशा बीपीएससी प्रश्न बनाया है, पूछता रहा है। कांग्रेस की स्थापना से, कांग्रेस के अधिवेशन से सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है। इसलिए हम लोग पहले स्थापना देखेंगे, बाद में अधिवेशन देखेंगे और कांग्रेस के बारे में किन लोगों ने क्या कहा, कांग्रेस के सिद्धांत जो है उसको भी हम लोग देखेंगे, ताकि हम लोग इस तरह से अपना स्टडी करें कि हमारा प्रश्न छूटे ही ना। सबसे पहली बात है, नहीं छूटे, आपको भी लगे कि हम जहाँ पढ़े हैं वहाँ हमें इसका फ़ायदा मिला है, हमको बेनिफिट मिला है। तो कांग्रेस की जो स्थापना है, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है एक ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा किया गया, एक ब्रिटिश अधिकारी के द्वारा किया गया, जिसका नाम है A.O. ह्यूम, जिसका नाम है A.O. ह्यूम नाम है। A.O. ह्यूम जो है स्कॉटलैंड के निवासी थे, लेकिन अंग्रेजी सरकार में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सिविल सर्वेंट थे। लेकिन जब इनका सेवानिवृत्ति हो जाता है तो भारत को ही पसंद करते हैं रहने के लिए, और भारत में रहने लगते हैं। इनका मानना है कि जिस तरीके से, यानी कि 1857 की क्रांति के बाद जिस तरीके से इसका प्रभाव दिखने लगा और राष्ट्रीय चेतना का जब विकास होने लगा, तब इनको यह एहसास हुआ कि एक राष्ट्रीय मंच की
ज़रूरत पड़ रही है ताकि सभी लोग इकट्ठा होकर के उस मंच से अपने अधिकारों की मांग कर सकें। इसके लिए उन्होंने कलकत्ता में स्नातकों को पत्र लिखा। इसके लिए उन्होंने कलकत्ता में स्नातकों को पत्र लिखा और उन्होंने बम्बई का दौरा भी किया। इसके लिए बम्बई का दौरा भी किया ह्यूम ने। इसके लिए उन्होंने कलकत्ता के स्नातकों को पत्र भी लिखा और बम्बई का दौरा भी किया। वो समय है मार्च 1885 का। वो समय है मार्च 1885 का, जब उन्होंने एक नई संस्था की घोषणा की और इस नई संस्था का नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन नाम था और इसी इंडियन नेशनल यूनियन का नाम बदल करके कांग्रेस रख दिया गया और इस कांग्रेस का नामकरण जो है वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। एक नई संस्था का विचार आया ह्यूम के दिमाग में मार्च 1885 के समय और इस संस्था का नाम था, प्रारंभ में कांग्रेस का जो प्रारंभिक नाम था इंडियन नेशनल यूनियन था। पूना सार्वजनिक सभा ने अपने ऊपर उत्तरदायित्व लिया, ये भी देख लिए। पूना सार्वजनिक सभा ने अपने ऊपर उत्तरदायित्व लिया कि हम बम्बई में, हम पूना में इसका सारा का सारा प्रबंध करेंगे और जितना भी कोष से संबंधित जो फंड का जो जुगाड़ था वो सारा का सारा हम यहाँ पर अपना जो भी हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी दिया गया है वो सब हम निभाएंगे। यह पूना सार्वजनिक सभा ने यह जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर लिया था। लेकिन पूना में प्लेग फैल जाने के कारण यह स्थापना यहाँ पर न हो करके बम्बई के, बहुत इंपॉर्टेंट है, बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका स्थापना किया गया। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पूछा जाता है, संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना हुई। बम्बई में इसकी स्थापना हुई कांग्रेस का। और कांग्रेस का जन्म यहाँ पर हुआ 28 दिसंबर 1885 को जन्म होता है और वह दिन है रविवार। रविवार को कांग्रेस का जन्म होता है, रविवार को। और टाइम की बात करें, समय की, हो सकता है कभी कभी आपसे पूछ दे, समय है 12 बजे दिन में। 12 बजे दिन में कांग्रेस का जन्म होता है बम्बई में। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। वो दिन रविवार है और समय 12 बजे दिन में। पूना में इसलिए नहीं हुआ कि वहाँ पर प्लेग फैल गया और प्लेग फैलने के कारण वहाँ से स्थानांतरित होकर के बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना यहाँ पर किया गया। और यहीं पर ही बम्बई अधिवेशन, यानी कि कांग्रेस का पहला बम्बई अधिवेशन जो हुआ, इसके पहले अध्यक्ष हिंदू थे जिसका नाम था WC बनर्जी। प्रथम जो अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष से हमेशा पूछता है, प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है, जो बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता की, उनका नाम था WC बनर्जी, जिनको व्योमेश चंद्र बनर्जी भी कहा जाता है। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष बने और ये प्रथम हिंदू थे, प्रथम हिंदू अध्यक्ष थे, इसके प्रथम हिंदू अध्यक्ष थे। और इस प्रथम अधिवेशन में जो लोग शामिल हुए, लगभग 100 लोग शामिल हुए, लेकिन इनमें से
72 लोगों ने ही इसकी सदस्यता प्राप्त की। 72 लोगों ने ही इसकी सदस्यता प्राप्त की। इम्पोर्टेंट है, सदस्यता प्राप्त की, जिसमें सबसे ज़्यादा 38 सदस्य जो थे वह बम्बई के थे। पूछा जाता है 38 सदस्य जो थे बम्बई के थे, और दूसरा जो सबसे ज़्यादा संख्या था वो मद्रास का था। 21 व्यक्ति शामिल हुए थे मद्रास से शामिल हुए थे, और मात्र 3 ही व्यक्ति शामिल हुए बंगाल से। 3 व्यक्ति ही शामिल हुए यहाँ बंगाल से शामिल हुए, और उत्तर प्रदेश से 7 लोग शामिल हुए, और यहाँ पर पंजाब से 3 लोग शामिल हुए। यानी कि प्रथम अधिवेशन में 100 लोग भागीदार लिया, लेकिन सदस्यता मात्र 72 लोगों को ही प्राप्त हुई, जिसमें सबसे ज़्यादा जो सदस्य शामिल थे वह बम्बई के थे, और बम्बई से 38 लोग इसमें शामिल हुए, और मद्रास से 21 लोग शामिल हुआ, और बंगाल से 3 लोग शामिल हुए, उत्तर प्रदेश से 7 लोग शामिल हुआ, और पंजाब से यहाँ पे 3 लोग शामिल हुआ। इस प्रथम अधिवेशन में 9 प्रस्ताव ही पारित किए गए। प्रथम अधिवेशन में 9 प्रस्ताव जो है 9 प्रस्ताव पारित हुए, और इसमें सबसे ज़्यादा सदस्यों की जो संख्या थी वह वकीलों का था। वह पेशे से वकील थे, वही लोग सबसे ज़्यादा शामिल थे, और यही वजह था कि इस कांग्रेस को इस समय वकीलों की पार्टी लोग कहना शुरू कर दिया। वकीलों की पार्टी, कांग्रेस को वकीलों की पार्टी भी कहा जाने लगा, वकीलों की पार्टी कहा जाने लगा ये कांग्रेस को। अब जब कांग्रेस की यहाँ पर गठन हो गया, तब यहाँ पर देखिए कांग्रेस है ना, ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस जो है, यह जो नाम है दादा भाई नौरोजी ने दिया। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए है ना, तो उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका का शब्द है, लैटिन शब्द है, जिसका नाम होता है, जिसका आशय है, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। यानी कि अमेरिका के संसद का जो नाम है वह कांग्रेस हो जाता है। अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस हो जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि इस कांग्रेस की जो स्थापना किया, इस कांग्रेस की जो स्थापना किया उसका नाम है ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम से भी कभी कभी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, जैसे कांग्रेस की जो स्थापना है, कांग्रेस की स्थापना किसने किया पूछा जाता है। तो कांग्रेस की स्थापना किया ए.ओ. ह्यूम ने, ए.ओ. ह्यूम ने किया। कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया, और ए.ओ. ह्यूम जो है, ए.ओ. ह्यूम ये स्कॉटलैंड के निवासी हैं। अब यहाँ पर देखिए स्कॉटलैंड के ये निवासी हो जाते हैं। कांग्रेस की स्थापना करने की वजह से ही ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा जाता है। इनको कांग्रेस का पिता कहा जाता है, कांग्रेस का जनक कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता और कांग्रेस का जनक कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम को शिमला का संत भी कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम को ही, पेन चेंज कर लिया जाए, इन्हीं को शिमला का संत कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम को शिमला का संत कहा जाता है, और ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का महासचिव भी कहा जाता है। बहुत बार पूछा हुआ है, कांग्रेस का महासचिव कहा जाता है। और आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा दिन तक ये महासचिव रहे, यानी कि 1885 से लेकर के 1907 तक, है ना, 1907 तक ये कांग्रेस के महासचिव रहे। ए.ओ. ह्यूम को यहाँ पर भी देख लेते हैं, ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है इनको। और ए.ओ. ह्यूम के जो जीवनी लिखा उसका नाम था बेंडर वर्ण। ये भी देख लीजिए,
इनकी जो जीवनी लिखा, जीवनी जो लिखा उसका नाम था बेंडर बर्न नाम था, जिसने इनकी जीवनी लिखी थी। एओ ह्यूम से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं बस इतना ही प्रश्न है। एओ ह्यूम को, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना में सबसे बड़ा योगदान एक ब्रिटिश अधिकारी का है, ब्रिटिश अधिकारी का जिसका नाम है एओ ह्यूम। और एओ ह्यूम जो है स्कॉटलैंड के निवासी थे, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने भारत को ही पसंद किया रहने के लिए। तब उनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम एक ऐसा मंच तैयार करें, एक ऐसे मंच की स्थापना करें, क्योंकि 1885 में कांग्रेस की स्थापना के पहले अगर हम लोग जाएंगे तो बहुत क्षेत्रीय लेवल पे काम हो रहा था राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने के लिए, लेकिन कोई संघीय या केंद्रीय कोई संगठन नहीं था। वो संगठन कांग्रेस बन करके पूरा हो गया, और इस कांग्रेस की स्थापना के पीछे सर्वाधिक योगदान एओ ह्यूम का है। और यही वजह है कि कांग्रेस का पिता इनको कहा जाता है और कांग्रेस का जनक भी कहा जाता है, शिमला के संत भी कहा जाता है और कांग्रेस के महासचिव कहा जाता है, क्योंकि महासचिव 1885 से लेकर के 1907 ईस्वी तक ये रहे। और हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है एओ ह्यूम को, और एओ ह्यूम पर जो जीवनी लिखा उनका नाम था बेंडर बर्न हो जाता है, बेंडर बर्न। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ना, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, इस समय पूछा जाता है कभी कभी कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय, है ना, भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय यहाँ पर डफरिन था, है ना, डफरिन। इसलिए कभी कभी पूछा जाता है कि कांग्रेस जो है डफरिन के दिमाग का उपज था, ये भी कहा जाता है। तो भारत का वायसराय इस समय कौन था? तो डफरिन हो जाता है। और कांग्रेस की उत्पत्ति के दो सिद्धांतों को बस देख लीजिए। कांग्रेस की उत्पत्ति के सिद्धांत देखिए, सिद्धांत। और यहाँ पर दो सिद्धांत हम लोग देखते हैं जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। एकदम डिटेल्स में आपको करा, फैक्ट की भरमार रहेगी यहाँ पर। आपको अपने स्कोर खड़ा करने से मतलब है, अपने एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने से मतलब है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए अगर अच्छे तरीके से आप पढ़िए तो कांग्रेस की उत्पत्ति के संदर्भ में दो बातें हो जाती है सिद्धांत में। एक सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत है, एक हो जाता है सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत। और सेफ्टी बल्ब का जो सिद्धांत है ये लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया। ये जो सिद्धांत है लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया। और दूसरा सिद्धांत है तड़ित चालक का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत हो जाएगा जिसको हम लोग तड़ित चालक का सिद्धांत बोलते हैं। और ये जो सिद्धांत है दिया गोपाल कृष्ण गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया। ये दिया गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसके बाद हम लोग, है ना, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अधिवेशन, क्योंकि अधिवेशन ही सबसे इम्पोर्टेंट है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस में अभी जितने सवाल पूछे जाते हैं, सर्वाधिक प्रश्न जो है कांग्रेस का जो अधिवेशन है, अधिवेशन कब हुआ, कहाँ पर हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि उस अधिवेशन की विशेषता क्या है। विशेषता पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं विशेषता, आखिर कांग्रेस के अधिवेशन में क्या हुआ था उसके बारे में बीपीएससी बार बार प्रश्न पूछ रहा है। तो इसके बाद हम लोग कांग्रेस अधिवेशन की जितने भी हमारे पास आयाम होगा उसको हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, है ना। तो चलिए, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत अच्छा लगा आपके सपोर्ट, क्योंकि आप लोगों ने ऑफलाइन टीचर को ऑनलाइन टीचर में तब्दील कर दिया, है ना। और हम यहाँ पे कोशिश करेंगे एक भी प्रश्न आपका ना छूटे, क्योंकि आपका लास्ट एग्ज़ाम है ना। जितना हमसे
बनता है वो सारा चीज़ें हम कोशिश करेंगे करने के लिए। अगर कांग्रेस उठा करके आप जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी में, आप देखिएगा एक भी प्रश्न आपसे है ना गड़बड़ नहीं होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं। ज़रूर लाइक कम से कम करिए, लाइक और कमेंट्स चलते रहना चाहिए, है ना, अच्छा लगता है, एनर्जी मिलते रहता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।